बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये लेक्चर BS उर्दू 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए रिकॉर्ड किया जा रहा है जी। तो हमारे लास्ट लेक्चर में हमने जो टॉपिक देखा था वो था सोशलाइजेशन मेथड्स, जिसमें हमने ये देखा कि सोशलाइजेशन जो है वो कल्चरल कंडीशनिंग के ज़रिए और पर्सनल सोशल लर्निंग के ज़रिए होती है। ये दो डायमेंशंस हैं जिन तरीक़ों से इंसान को सिखाया जाता है या सीखता है इंसान। अब वो एजेंसीज़ कौन सी हैं, वो सोर्सेस कौन से हैं या एजेंसीज़ कौन सी हैं, वो इंशाल्लाह हम आज देखेंगे। जी, उसमें सोर्सेज में या एजेंसीज़ में, या एजेंसीज़ मीन्स इदारे, ठीक है। एजेंसीज़ मीन्स द वे मतलब एक तो मेथड होता है, एक कौन कौन, मतलब इन दोनों तरीक़ों से सिखाता कौन कौन है। जैसे मिसाल के तौर पर फैमिली है, सबसे पहला बेसिक इंस्टीट्यूशन जो है, समाजी इदारा जो है, फैमिली है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे पास there are 5 types of social institutions. The first one is family, and the second one is religious institution, and the third one is educational institution, and the fourth one is economical institution, and the fifth one is the political institutions. ये 5 समाजी इदारे हैं जिन्होंने मुआशरे के अंदर तमाम मामलात जो हैं, मैटर्स जो हैं, उनको अपनी हथेली में ले रखा है। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले कि फैमिली क्या रोल प्ले करती है। ड्यूरिंग द सोशलाइजेशन प्रोसेस द फैमिली इज़ कंसीडर्ड द मोस्ट सिग्निफिकेंट, यानी जितने भी इंस्टीट्यूशन, ऑल 5 इंस्टीट्यूशन जो मैंने गिनवाए हैं, उनमें से सबसे जो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है वो फैमिली करती है। चूँकि फैमिली बेस रखती है, बेसिक्स प्रोवाइड करती है, और फैमिली की तरफ से जो सोशलाइजेशन प्रोसेस है ये ड्यूरेशन बेस नहीं है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें ड्यूरेशन बेस है, उसमें कोई टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जबकि फैमिली की जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो किसी टर्म्स एंड कंडीशंस पे नहीं है, कोई फॉर्मल नहीं है, इनफॉर्मल है, रिटन नहीं है, अनरिटन है, और एक इंटीमेसी है, उसमें एक कुर्बत नज़र आती है आपको, कोई ब्लड रिलेशंस नज़र आते हैं। जबकि बाकी आपको जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं या फिर एजेंसीज़ हैं जो आपको सिखाती हैं, उनमें और आप में किसी किस्म की इंटीमेसी नहीं होती। देयर आर सम फैक्टर्स, ब्रोकन होम, डिससेटिस्फैक्शन ऑफ बेसिक नीड्स एंड अनबैलेंस्ड अफेक्शंस ऑफ द पेरेंट्स ड्यू टू विच सोशलाइजेशन रिमेन्स इनकम्प्लीट। अब उन्होंने जहाँ जहाँ सोशलाइजेशन में मुख्तलिफ मसाइल आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, लैकिंग में चले जाते हैं, उनका जिक्र किया है, उसकी इम्पॉर्टेंस बताने के लिए कि फैमिली जहाँ एक तरफ एक प्यार, मोहब्बत, खुलूस, अफेक्शन, प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी, सेफ्टी, इकोनॉमिकल नीड्स, बायोलॉजिकल नीड्स, तमाम किस्म की जो नीड्स है वो पूरी करती है, दूसरी तरफ अगर ये सब कुछ फैमिली नहीं कर पाती, मिसाल के तौर पर ब्रोकन फैमिली है, ब्रोकन होम है कोई, उसमें वो तमाम बेसिक नीड्स जो है अनसेटिस्फाइड रह जाती हैं। उससे क्या होता है, एक शख्सियत जो डेवलप होती है वो अनबैलेंस होती है, और पेरेंट्स वो मोहब्बत अपने बच्चे को, और बच्चे अपने पेरेंट्स से वो मोहब्बत या शफ़क़त नहीं ले पाते। तो जिसकी वजह से जो इंसान की सोशलाइजेशन है या उसकी जो समाजी तरबियत है वो नहीं हो पाती, और पर्सनैलिटी एक बैलेंस पर्सनैलिटी नहीं बन पाती। सेकंड वन है पीयर्स और एजमेट्स। अब पीयर्स जो हैं इनको उर्दू में हमजोली भी कहा जाता है, मतलब हम जो एज, एक सेम एज के फ्रेंड्स होते हैं। पीयर ग्रुप्स मीन्स दोज ग्रुप्स मेड अप ऑफ द कंटेम्पोररीज ऑफ द चाइल्ड, his associates in school, in playgrounds, in street,
गली मोहल्ले में खेलते हैं, स्कूल में बनते हैं, या फिर फैमिली में ही डिफरेंट फैमिलीज़ के सेम एज के बच्चे जो हैं वो आपस में ग्रो बना लेते हैं और वो एक दूसरे के साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, एक दूसरे से सीखते सिखाते हैं. ही लर्न्स फ्रॉम द चिल्ड्रन फैक्ट्स एंड culture that they have previously learned at different times from their parents. The members of peer groups have other sources of information about the culture. Their peers instill other peers groups, and thus the acquisitions of culture goes on. As time passes by, by of course the peer groups surpasses the parental and family groups in is importance. It is true that the peer culture becomes more important and effective than the parental culture. अब पेरेंटल कहने का मतलब ये कि जो पेरेंटल कल्चर है या पेरेंटल जो बच्चे के लिए सोशलाइजेशन है उसकी निस्बत पीयर जो ग्रुप्स के एक्सपीरियंस हैं वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं. उसकी वजह ये है कि उसमें बहुत ज़्यादा बेतकल्लुफ़ी होती है, एक दूसरे के साथ हंसी मजाक और बहुत फ्रेंडली माहौल होता है. उस फ्रेंडली माहौल की वजह से बच्चे जो हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो जाते हैं. तो उस अटैचमेंट की बेस पर बच्चे आपस में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोज उसमें जो सेंटिमेंट्स के साथ सीखते हैं. इसके बाद है सोशल इंस्टीट्यूशंस, समाजी इदारे. अब एक तरफ फैमिली जो है एजेंसी है जो कि सोशलाइजेशन का प्रोसेस को मुकम्मल करने में अपना रोल प्ले करती है. दूसरी तरफ पीयर्स हैं या एजमेट्स हैं. तीसरी तरफ सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, समाजी इदारे हैं. द फैमिली, मार्केट्स, मॉस्क्स, मदरसास, religious education, fairs, games, plays, cinema, theatre and national celebrations are the institutions of socialization. ये तमाम ओकेजन्स ऐसे हैं जिन ओकेजन्स पे इंसान जो है वो सोशली मुआशरे में जाकर सीखता है. A school is one of the socializing institution of education. The school, college and university are the formal institution of education. An individual learns his culture, norms, the values, beliefs, sentiments, habits, customs, rituals, other ways. अब वो तमाम हैबिट्स, वो तमाम बिलीफ्स, सेंटिमेंट्स, वो इन्वायरमेंट, वो कंडीशंस, वो रूल्स, रेगुलेशंस जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में बच्चा देखता है, स्कूल हो, कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी हो, बेशक ये तीनों डिफरेंट होते हैं, इनके रूल्स ये एक दूसरे से डिफरेंट हैं, लेकिन हर एक के अलग अलग मौजूद हैं. अलग अलग एक बाकायदा ग्रुप ऑफ रूल्स हैं जो कि हर एक सेटअप में पाए जाते हैं. अब एक तरफ एक ऐसा बच्चा जो इन तीनों प्लेसेस से, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से गुजरे और उन तमाम रूल्स रेगुलेशंस को जानता हो, समझता हो और उन पर अमल करता रहा हो, और दूसरी तरफ एक ऐसा शख्स जिसने ऐसा ना किया हो, आप दोनों की शख्सियत में, उसकी पर्सनैलिटी में वाज़ेह फ़र्क देख सकते हैं. एक तरफ तो फ़र्क होगा एजुकेशन का, दूसरी तरफ फ़र्क होगा उसकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग का, और तीसरी तरफ जो डिफरेंस होगा वो होगा नॉलेज का, कि ऐसा शख्स जो नहीं गुजरा वहाँ से उसको तो पता ही नहीं होगा. इवन फॉलो करना या किसी को गाइड करना तो दूर की बात है, उसको तो पता ही नहीं है, वो तो बहुत दूर रह गया उस, और जिसने उस सिचुएशन से, उस एक सिस्टम से या स्ट्रक्चर से गुजर के गया है, उसके अंदर उसकी शख्सियत में उतना ही निखार आ चुका होगा. इसके बाद है लिटरेचर एंड मैस मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन. अब ये एक ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसा एस्पेक्ट है जिससे हम सब लोग जो हैं गुज़रते हैं. लिटरेचर कि हम कैसा लिटरेचर पढ़ते हैं, जैसा लिटरेचर हम पढ़ते हैं, हम बहुत रिलीजियस लिटरेचर पढ़ते हैं तो हमारी पर्सनैलिटी के अंदर हमारा ओढ़ना बिछोना, पहनावा, उठना बैठना, उसी तरह से हमें मज़हबी रंग नज़र आएगा.
अगर आप बहुत ज़्यादा रिलीजियस नहीं हैं, आपकी शख्सियत में मिला जुला रुझान है, तो आप देखेंगे कि वो भी आपके लिटरेचर की वजह से है। और उसके बाद एक ऐसा तबका जो कि लिटरेचर नहीं पढ़ सकते या पढ़ने की पोजीशन में नहीं है, लेकिन मुआशरे का हिस्सा वो भी हैं, ठीक है। वो किसी न किसी किस्म का जो मीडिया है, मास मीडिया जो है, उससे तो मुतासिर होते हैं। रेडियो है, टेलीविज़न है, और इसके अलावा दूसरी जो चीज़ें हैं जिनको हर आम आदमी सुनता है और उनसे मुतासिर होता है, तो वो भी इंसान की सोशलाइजेशन का ज़रिया बनते हैं। ऑफ कोर्स लिटरेचर एंड मास मीडिया of communication found only in literate societies, and that is the literature, the civilization that we share in constructed of words are literature। वही मैंने आपको जो बात बताई कि लिटरेचर तो जो है वो जो लिटरेट लोग हैं, जो एजुकेटेड लोग हैं, उनके लिए है कि लिटरेचर तो उन लोगों को मुतासिर करता है। वर्ड्स रश एट अस इन torrent and cascade, they leap into our vision as in billboard and newspaper, magazine, textbooks, assault our ears as in radio and television। मतलब ऐसा शख्स जो लिटरेचर से और मैस जो मीडिया है या सोर्सेज ऑफ कम्युनिकेशन है, उनसे मुतासिर होता है, तो क्या है उस शख्स के लिए वो दो तरह से मुतासिर हो रहा है। वो दोनों तरह से मुआशरा उसको सिखा रहा है कि इवन जो बिल बोर्ड्स पर आपको बाहर साइन बोर्ड्स पर या बिल बोर्ड्स पर आपको जो लिखी हुई तहरीरें नज़र आती हैं, आप उनको भी पढ़ते हैं और उनसे मुतासिर होते हैं। आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, आपको दीवारों के ऊपर चॉकिंग नज़र आती है, और चॉकिंग के नतीजे में आपको डिफरेंट अशार, डिफरेंट जो है वो अक़वाल ज़री या आयात और आयात के जो तराजुम हैं वो आप देखते हैं, तो आप चलते फिरते एजुकेट हो रहे होते हैं, सिविलाइज्ड हो रहे होते हैं, आपकी सोशलाइजेशन हो रही होती है। और दूसरी तरफ जो लोग लिटरेट नहीं हैं, उनके लिए मैस मीडिया जो है वो रोल प्ले करता है कि वो जिस तरह का लिटरेचर वो सुनते हैं, जिस तरह के जो सोर्सेज ऑफ कम्युनिकेशन है उनके पास, वो उनसे अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करते हैं। नंबर 5 जो है इंस्टीट्यूशन, दैट इज़ द कम्युनिटी। अब जो कम्युनिटी है ये बहुत मैटर करती है। मिसाल के तौर पर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि कहा जाता है कि एक अच्छी बुरी सोबत जो है लोहार की भट्टी की मानिंद है, और जिसमें आप उस लोहार की भट्टी में बैठते हैं तो कोई भी शोले अगर आके आपके ऊपर गिरते हैं तो आपको जला सकते हैं, आपको आपकी शख्सियत को, आपके बॉडी को, आपके कपड़ों को ख़राब कर सकते हैं। तो कम्युनिटी जो है वो बहुत मैटर करती है। मिसाल के तौर पर आप ये देखें कि मैं आपको 2 चीज़ों की नेचर बताती हूँ। एक तरफ आप कोई भी लोहे की चीज़ ले लें, कील ले लें, कोई भी नेल जो है, आप उसको पानी में फेंकेंगे, जितनी भी छोटी से छोटी नेल होगी वो पानी में डूब जाएगी, क्योंकि वो इटसेल्फ बहुत ठोस है, ठीक है, और वेट रखने वाली है, उसने डूबना है। वो बड़ा है कील या छोटा, उसकी फितरत है कि उसने डूबना है। जबकि वुड जो है, लकड़ी, आप लकड़ी पानी में फेंकेंगे, वो जितनी भी बड़ी से बड़ी होगी लेकिन वो तैरेगी, ठीक है। ये इसके पीछे जो भी वजूहत है वो आप अच्छी तरह जानते हैं। अब उसी कील को जब आप लकड़ी में ठोक देते हैं तो वो लकड़ी भी तैरती है और वो कील भी उसके साथ तैरती है। अब लकड़ी जो है वो एक कम्युनिटी है जिसने कील को तैरना सिखा दिया है, कील का मुकद्दर बदल दिया है। सेम इसी तरह इंसान, एक अच्छी चीज़ को बुरी कम्युनिटी में आप ले जाएं तो वो बुरा शख्स बन जाएगा, उसकी जो सोशलाइजेशन है वो बुरी होगी। और एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी एंटिटी जो कि ऑलरेडी खाम है और कुछ इतनी अच्छी भी नहीं है, लेकिन आप उसको अच्छी कम्युनिटी में ले जाएंगे तो वो कम्युनिटी का असर लेगा इंसान और वो अपनी पर्सनैलिटी को अच्छा बना लेगा।
यहाँ लिखते हैं कि दिस इज़ द बिगेस्ट एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन. अ लार्ज नंबर ऑफ सोशलाइजिंग एजेंसीज आर वर्किंग फॉर द पीपल. अ लार्ज नंबर ऑफ एजेंसीज आर अवेलेबल इन अ कम्युनिटी विच एजुकेट्स इट्स मेंबर्स इनफॉर्मली. इनफॉर्मली मीन्स कि हम मुआशरे में रहते हैं, कम्युनिटी मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ का हिस्सा बनते हैं. हम बाउंड नहीं हैं उनका बनने के, और वो कम्युनिटीज़ बाउंड नहीं हैं हमें अपने आप में शामिल करने की. ये इनफॉर्मली होता है, वॉलंटरीली होता है, रज़ा कराना तौर पर आपका दिल जिस कम्युनिटी में चाहता है आप शामिल हो जाते हैं. तो ये इनफॉर्मल इनफॉर्मली आप उसका मेंबर बनते हैं और फिर आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उस सोसाइटी की, उस कम्युनिटी की नॉर्म्स को सीखते हैं, उनमें हिस्सा लेते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं. He plays his roles in these agencies and gets experiences which add to his information. This is his socialization in community. एक मुआशरे के अंदर रहते हुए आप ट्रैवल करते हैं, आप मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ में जाते हैं, मुख्तलिफ सोसाइटीज़ में जाते हैं, तो उस दौरान आप सीखते हैं. ये आपकी सोशलाइजेशन का एक बहुत बड़ा पहलू है जिससे आप सीखते हैं. जी, तो आज का ये लेक्चर भी ख़त्म हुआ और इसमें हमारे पास एक टॉपिक है और ये बहुत छोटा है, दैट इज़ फंक्शंस ऑफ सोशलाइजेशन. इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं. ये है फंक्शंस ऑफ सोशलाइजेशन. कि सोशलाइजेशन जो है, जब एक दफ़ा आप सोशलाइज्ड हो जाते हैं, कौन सी ज़िम्मेदारियां हैं, कौन से काम हैं जो कि सोशलाइजेशन को करने होते हैं. मिसाल के तौर पर अब सोशलाइजेशन में के प्रोसेस के थ्रू एक शख्स जो है वो खाम है, बायोलॉजिकली वो पैदा हुआ है और वो एक इसकी तरह है, बिल्कुल एक न्यू बॉर्न बेबी जो है वो बिल्कुल खाम है, एक बायोलॉजिकल एंटिटी है. उस बायोलॉजिकल एंटिटी को सोशलाइजेशन का ही काम है, फंक्शन है कि उसने उसको एक सोशल ह्यूमन बीइंग बनाना है, सोशल बीइंग बनाना है. एक मुआशरे के अंदर उसको सिखाकर कल्चरली, फंक्शनली, ऑपरेशनली उसको हर तरह से इस काबिल बनाना है कि वो एक इंसान कहलाने के काबिल हो जाए. अब उसके बाद नंबर 2 जो है फंक्शन है, दैट इज़ कंट्रीब्यूट्स इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट. पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो है वो भी सोशलाइजेशन प्रोसेस ही है जो कि इंसान की पर्सनैलिटी को डेवलप करती है. इट हेल्प्स टू बिकम डिसिप्लिन्ड. जब हम डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में, डिफरेंट कम्युनिटीज़ में, डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशन से एक खाम इंसान को गुजारते हैं तो उसको ग्रुप लाइफ में रहते हुए डिसिप्लिन की इम्पोर्टेंस का पता चल जाता है. सो वो अपनी लाइफ में एक डिसिप्लिन लेके आता है, एक नज़्म ज़ब्त लेके आता है, एक टाइम टेबल लेके आता है और उस टाइम टेबल के मुताबिक अपनी लाइफ को आसान बना लेता है. इट हेल्प्स टू परफॉर्म डिफरेंट रोल्स. डेफिनेटली जब हम एक शख्स को बहुत अच्छा तैयार करते हैं, एक पर्सनैलिटी डेवलप कर देते हैं, एक इंसान को हम नॉलेज दे देते हैं, उसको हम स्किल्स दे देते हैं, उसको हम एक फ्रूटफुल पर्सनैलिटी बना देते हैं, उसको एक हम नॉलेजफुल सोसाइटी पर्सनैलिटी बना देते हैं, तो उसके बाद जो है वो डिफरेंट रोल्स उसने प्ले करने होते हैं और वो प्ले करता है. इट इस्टेब्लिशेस नॉलेज एंड स्किल्स. ये मैंने आपको पहले भी बात की कि नॉलेज और स्किल्स दोनों सोशलाइजेशन प्रोसेस से गुजरने के बाद ही इंसान के पास आते हैं. इट कंट्रीब्यूट्स इन द स्टेबिलिटी ऑफ सोशल ऑर्डर. मुआशरे के अंदर जो हमें सोशल ऑर्डर नज़र आता है, एक मुहज़्ज़ब मुआशरा अपने लोगों को मुहज़्ज़ब बनाता है, तहज़ीब याफ्ता बनाता है, उनको तहज़ीब सिखाता है. उसके बाद एवरीबडी नोज़, हर किसी को पता है कि उसको किस तरीके से चलना है, किन स्टैंडर्ड्स पे चलना है, और उन स्टैंडर्ड्स पे चलते हुए हर शख्स रूल्स को फॉलो करता है, रूल्स को ओबे करता है. जो गवर्नमेंट की तरफ से या स्टेट के लॉज हैं उनको जान लेने के बाद उन रूल्स को फॉलो करता है और फिर मुआशरे के अंदर आपको एक तंजीम नज़र आती है, एक ऑर्डर नज़र आता है. इट ट्रांसमिट्स कल्चर फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर. डेफिनेटली जब एक मुआशरा सिखा रहा होता है तो वो अपने कल्चर को एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल कर रहा होता है.
इट क्रिएट्स राइट एस्पिरेशंस टू सोशल लाइफ। ये सोशलाइजेशन प्रोसेस ही है जिसने कुछ स्टैंडर्ड्स डिफाइन किए हैं। उन स्टैंडर्ड्स को जो है, जो वो स्टैंडर्ड्स जो हैं वो लोगों के लिए मोटिवेशन का बायस होते हैं। और दूसरे लोग जो उस ख़ास सोशलाइजेशन प्रोसेस से गुज़र कर किसी न किसी मकाम तक पहुंच चुके होते हैं, फिर उन लोगों के जो रेफरेंसेस होते हैं उनका हवाला जो दिया जाता है, दैट इज़ अ बिग सोर्स ऑफ सजेशन टू अदर्स। के लोगों को देखकर आपको खामोशी से लाशौरी तौर पर एक खुद ब खुद ऑटोमेटिकली एक सजेशन जो है वो मिल जाती है, और सजेशन को लोग इमिटेशन प्रोसेस के थ्रू तकलीद करते हैं और सीखते चले जाते हैं और उसी तरह की पर्सनालिटी डेवलप कर लेते हैं। आज का टॉपिक ख़त्म हुआ और हमारे जो सिलेबस में टॉपिक चैप्टर नंबर 12 था, सोशलाइजेशन एंड पर्सनालिटी, आई थिंक उसके हम तमाम टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। इसमें रोल और स्टेटस है जो कि इस चैप्टर में मौजूद नहीं है। इंशाल्लाह हमें किसी और चैप्टर में, मगर इसी बुक में मिलेगा तो हम उसको वहाँ रीड आउट करेंगे। आप सब लोग लेक्चर को सुनें, इसको पढ़ें और उसके बाद अपने पेपर की तैयारी करें। चूँकि अब आज आपकी डेट शीट भी आ चुकी है जिसके अकॉर्डिंगली 12 अगस्त को आपका फर्स्ट पेपर है। सो बी रेडी एंड डू हार्ड वर्क। अच्छा सोचें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह की अमान हो।